सेवा वाहिनी, रक्षा प्रदायिनी, संतोषदायिनी, पुनीत सरिता, प्रेम प्रचारक, भय निवारक, अपराध संहारक, सत्य संहिता, शांति स्थापित करने वाली, संकट में नहीं डरने वाली, बंधुत्व भाव बढ़ाने वाली, जनगण सेवा करने वाली। सम्मान मेरा है दिल्ली पुलिस, ईमान मेरा है दिल्ली पुलिस, मैं हूँ इसका एक सिपाही, अभिमान मेरा है दिल्ली पुलिस। समस्त दिल्ली पुलिस इन पंक्तियों से परिचित है। ये पंक्तियाँ दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल सॉन्ग से ली गई हैं और आज हमारे बीच में इन पंक्तियों के रचयिता एसीपी डॉक्टर अनिल समोता जी उपस्थित हैं, जो दिल्ली पुलिस में अपने 36 साल के सेवा के सफ़र के बाद अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर ने ईयर 1989 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। 2006 में वो इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट हुए और 2018 में ही बिकेम एसीपी और वर्तमान में वह एसीपी कनॉट प्लेस का कार्यभार संभाले हैं। आइए जानते हैं उनके दिल्ली पुलिस के सेवा के सफ़र के बारे में। यहाँ मैं एक विशेष बात ज़रूर करना चाहूँगा। ये जो इंटरव्यू है ये मेरे लिए बहुत एक गौरव की बात है, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रही हैं इंस्पेक्टर नीलम, वो मेरे बैचमेट, मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र सुभाष तोमर जी की सुपुत्री हैं। और सुभाष तोमर जी के साथ में मेरा बहुत लंबा एक जुड़ाव रहा है और वो काफ़ी समय पहले अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर चुके हैं और आज मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और मुझे जो खुशी हो रही है मैं उसको ना यहाँ आपको साझा करना चाह रहा हूँ कि नीलम मेरा इंटरव्यू ले रही है। मेरे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है सर। सर, इतना लंबा समय आपने दिल्ली पुलिस की सेवा को दी और सभी जानते हैं कि आप सिर्फ एक सक्सेसफुल ऑफिसर ही नहीं बल्कि बहुमुखी प्रतिभाओं के मालिक हैं। आपका दिल्ली पुलिस में आने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरे परिवार में आर्मी बैकग्राउंड रही है सबकी। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी सब लोग आर्मी में किसी न किसी तरह से किसी न किसी पद पे रहे हैं और एक यूनिफॉर्म सर्विस, बेल्ट सर्विस के लिए एक नेचुरल इंक्लाइनेशन अंदर से होता है और वही इंक्लाइनेशन आपको आपका जो उचित स्थान है वहाँ ले जाती हैं। तो यहीं से बस दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ पहला प्रयास था, उसी में सिलेक्शन हो गया। और मैं अब सोचता हूँ कि दिल्ली पुलिस में नहीं जाते तो कहाँ जाते। दिल्ली पुलिस बाहर से आप देखते हैं, अंदर से आप अगर जुड़ के देखें तो दिल्ली पुलिस की जो सेवा है वो आप बाकी सेवाओं में रह के आप वो काम नहीं कर सकते जो दिल्ली पुलिस में रह के आप कर पा रहे हैं। जो जनगण से जो जुड़ाव है वो सिर्फ इस तरह की सर्विस में ही संभव हो पाया है और जो आंतरिक आनंद की अनुभूति है मुझे जी दिल्ली पुलिस की सेवा में रह के। सर, आपने जैसे मेंशन किया कि आपको राइटिंग का भी भरपूर मौका मिला यहाँ पे और इसी से मुझे ध्यान आया कि हाल ही में हमारे सीपी दिल्ली श्री संजय अरोरा द्वारा आपकी एक बुक का लॉन्च हुआ है जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो एंड द बुक इज़ हियर फॉर एवरीबडी टू नो। तो ये हम सब के लिए भी बहुत हर्ष का विषय है। आप इसके बारे में हमें ज़रूर कुछ बताएं, क्या बैकग्राउंड है इस बुक के पीछे? मेरा इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग में काफ़ी लंबा सेवा काल रहा है। मैं एज आईओ सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के तौर पे करीब 12.5 साल वहाँ रहा हूँ और फिर उसके बाद प्रमोशन के बाद एज एसीपी 4 साल फिर से रहा हूँ दोबारा। तो टोटल 16 साल से ज़्यादा मेरा सेवा काल वहाँ का रहा है। तो वहाँ पर मुझे लगा कि हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो टर्म है एक तो आज तक डिफाइंड नहीं है और इसमें काफ़ी चीज़ ऐसी थी जो समझ से परे थी। एक इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस का मटेरियल नहीं मिल पा रहा था कि एक्चुअल में इनकी नेचर है क्या। तो वो जो उत्कंठा थी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में जानने की, तो उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसमें कुछ काम करता हूँ। मैंने MBA पहले से किया हुआ था तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें रिसर्च करनी चाहिए। तो मैंने PhD कोर्स ज्वाइन किया MIT यूनिवर्सिटी से। तो मुझे काफ़ी लंबा समय लग गया उसमें, करीब 7 साल मेरा ये शोध कार्य चलता रहा। लेकिन उसमें बिल्कुल मुझे जो पता चला ये चीज़ें, मुझे लगा कि मुझे सबसे इसको शेयर करना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, उनकी नेचर है
वाइट कॉलर क्राइम को हम नॉर्मली कंफ्यूज करते हैं कि यही इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं। उसके अलावा ट्रेडिशनल क्राइम है, ब्लू कॉलर क्राइम है, आजकल एक नई टर्म है रेड कॉलर क्राइम है, सोशल क्राइम्स हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं। ये टर्म्स ओवरलैपिंग है, एम्बिग्विटी है। हाँ, एम्बिग्विटी। तो मुझे लगा कि इनमें क्लैरिटी ज़रूरी है। और फिर मेरा जो रिसर्च का जो विषय रहा है वो प्रिवेंटिव मेजर्स इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस कि मैंने काफ़ी केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस मेरे पास रहे हैं, तो मेरे पास काफ़ी मटेरियल था। उसके अलावा केस स्टडी को छोड़ के बाकी जो चीज़ें होती हैं उसमें मुझे बड़ी दुविधा रही, क्योंकि इस पे मटेरियल बड़ी मुश्किल से मिलता था और कोई स्टैंडर्ड मटेरियल था ही नहीं इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे। तो लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होता रहा, सारा कुछ करके ये जो 7 साल में मैंने सब कुछ कलेक्ट किया और एक मेरी जो पीएचडी है वो 2022 में मैंने कंप्लीट कर ही ली। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और ओरिजिनल मटेरियल सिर्फ दिल्ली पुलिस के यूडब्ल्यू में रहते हुए मुझे मिला है। वहाँ इतनी भरमार है, इतना हमारे पास सामग्री है कि हम चाहें तो वहाँ कितने ही हम इस तरह के रिसर्च प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो मुझे वहाँ से मेरी ये जो शोध कार्य रहा, फिर उसके बाद इसको एक पुस्तक में एक परिवर्तित करना था, उसमें चेंजेस के हिसाब से और कुछ जो नए जो कानून अभी आए हैं उनको मैंने इसमें शामिल किया, क्योंकि ये जो मेरा रिसर्च था वो पुराने आईपीसी और सीआरपीसी के ऊपर था सारा वो। तो मैंने जो अभी नया कानून है वो इसमें समायोजित करके और इस पुस्तक के फॉर्म में लेके और फिर सीपी साहब ने बड़ी खुशी से इसको लॉन्च किया। तो मुझे मेरी प्रसन्नता का कोई उस टाइम पे सीमा नहीं थी, क्योंकि जिस एक हमारे मुखिया ने मेरे कार्य को सराहा है और ये मेरे लिए बहुत ही बड़े हर्ष की बात है। जी सर, आपने बहुत समय फील्ड इन्वेस्टिगेशन को भी दी है। आप एसएचओ सदर बाज़ार, अलीपुर, समयपुर, बादली, फतेहपुर बेरी भी रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस। तो कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें जो आपके लिए अलग था या आपके लिए चैलेंजिंग था? हम सभी जानते हैं कि फील्ड वर्क में समस्याएं भी बहुत आती हैं, इनएविटेबल हैं, दुनिया भर के इश्यूज़ रहते हैं। सभी चीज़ों को तो हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो आप पूरी अपने जीवन पर्यंत ना भूल नहीं पाते हैं। जो आपके किसी कोने में ना वो हमेशा के लिए रची बसी रहती हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट था, आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। समयपुर बादली में जब मैं एसएचओ था तो वहाँ एक बार कॉल आती है कि एक मकान बंद है, उसके अंदर 2 बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ थी, वो करीब 4वीं-5वीं क्लास की बच्ची थी। हम गए, हमने देखा वो 3 दिन से वो भूखी बच्चियाँ थी, अंदर बैठी हुई थी, उनके पास कुछ नहीं था खाने को। वो उनको रेस्क्यू किया, जो भी उनका ट्रीटमेंट वगैरह सब शुरू हुआ। लेकिन जो कहानी जो निकल के आई है वो एक अपराध की दुनिया से हट के जो मानवीयता को शर्मसार करने वाली बात है ना, वो मुझे उसमें दिखी। उनका एक ब्रदर, छोटा भाई था, उसको काफ़ी जगह जगह पे वुंड्स थे, मैगेट्स उसमें चल रहे थे, तो वो पूरी रात रोता रहता था जी। उनकी मदर, बच्चों की मदर छोड़ के चली गई थी, फादर घर में थे, वो कोई जॉब वगैरह नहीं था उनके पास। तो जब वो पूरी रात बच्चा रोया, उसको लेके फिर वो पैदल करीब 8-9 किलोमीटर रोहिणी गए हुए एक हॉस्पिटल में। वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट की कोशिश की, लेकिन कोई अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। वो फिर से वापस आए और एक मुनक नहर रास्ते में होती है, मुनक नहर के पास उन्होंने सोचा कि मैं इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर देता हूँ। और बच्चे ने, ये बाद में जब निकल की बात आई, बच्चे ने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि पापा मैं रोऊंगा नहीं, मुझे मत फेंको। लेकिन उनके फादर ने उस बच्चे को मुनक नहर में फेंक दिया। वो बॉडी हमें मिल गई थी, बॉडी हमारे पास सुरक्षित थी, हम ढूंढ रहे थे, तब तक ये कॉल आई हमारे पास। तो फिर उसके फादर को, बच्चों के फादर को हमने ढूंढ लिया। जब फादर से बात हुई, जब पता चली पूरी बात कि फादर ने ही बच्चे को वहाँ फेंका था, और वो गरीबी का इतना एक भयावह रूप देखा कि मतलब यहाँ तक भी कोई गरीब हो सकता है। तो ये जो चीज़ है, आप है ना पुलिस में रह के अगर वहाँ आप टच करते हो किसी को,
वहाँ तक आप पहुँच जाते हो ना, मैं कहता हूँ कि ये सेवा की है ना चरम सीमा है। इसलिए मैं अपने स्टाफ को कहता था कि हम है ना उस आखिरी आदमी तक जुड़ें जिसको हमारी आवश्यकता है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर हमारा जो पुलिस की जो सेवा है उसका जो मूल उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। और बाकी चीज़ें रही हैं, ईओडब्ल्यू में भी बहुत कुछ रहा है। ईओडब्ल्यू के बारे में मेरा लंबा टेन्योर रहा है, तो वहाँ बहुत केसेस हैं, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ईओडब्ल्यू में। एक बड़ा आप केस की बात करें तो लैंड पूलिंग पॉलिसी का एक मैटर था। ये जो बिल्डर्स हैं उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और उसको प्रोजेक्ट किया कि ये हमारा लैंड बैंक है और हम ये ऐसे पॉलिसी है और हमारा यहाँ पर इस तरह से लैंड रहेगा और उसको डेवलप करके हम आपको फ्लैट देंगे। इस तरह की जो इंड्यूसमेंट है ना पब्लिक के साथ में की, जबकि वो एक बड़ी एक नेसेंट स्टेज में था, उसको काफ़ी टाइम लगना था। और एक आपकी जो लैंड है आपको एक पार्टिकुलर एरिया में जहाँ आपकी है वहाँ नहीं होगी, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के एरिया में जहाँ भी एक सेक्टर डेवलप होगा कहीं भी आपको लॉट हो सकती है। लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि यही लैंड है, यहीं आपको प्लॉट दिए जाएंगे। तो इस तरह से करके पूरी दिल्ली में उन्होंने फुटपाथों पे भी जगह जगह ना स्टॉल लगाए हुए थे। तो मैं जब गुजरता था तो एक मन में आती थी कि ये चीज़ है क्या। मैं कस्टमर होके फिर मैंने काफ़ी जगह पे मैंने उनको ज्वाइन किया, पता चला कि ये टोटल फ्रॉड है। फिर मैंने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन मूव की और हमें परमिशन मिली इंक्वायरी की। इंक्वायरी करके फिर हमने एक केस रजिस्ट्रेशन की अप्रूवल हमारे पास आई। तो हम विक्टिम्स को कांटेक्ट करें, विक्टिम्स को लेके आएँ, विक्टिम आके वापस भाग जाएं कि ऐसा कौन सा केस है कि पुलिस अपने आप बुला के एफआईआर कर रही है। जी, बड़ी हैरानी का बड़ी, हाँ। और वो चीटिंग के केस में क्या होता है कि जब तक आपके पास शिकायतकर्ता नहीं है, विक्टिम नहीं है, तो आप केस बड़ा मुश्किल होता है उसको रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करना। फिर हमने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। हमने एक दिन में 13 केसेस रजिस्टर किए सुओ मोटो। चीटिंग के केस में सुओ मोटो केस बड़े ही रेयर होते हैं और बाद में वो हाई कोर्ट तक गए। बड़ा हमारे इसको सपोर्ट किया गया, बड़ा एक ना एडमायर किया गया हमारे इसको कि उसके बाद में हाँ पॉजिटिव उसमें फिर क्या क्या आपके पास सफिशेंट एक इन्वेस्टिगेशन के लिए पावर्स आ जाती हैं। फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद में वो 34 केसेस रजिस्टर हुए और इनका जो मैग्नीट्यूड है आप से आइडिया लग जाएगा कि टोटल 3000 करोड़ के आसपास का ये मैग्नीट्यूड था। उसमें से 1/3 की पेमेंट हो चुकी थी, करीब 1100 करोड़ की पेमेंट लोग कर चुके थे। 2/3 जो पेमेंट है वो एक तो वो बची है लोगों की और दूसरा ये रातों रात दुकानें बंद हो गई हैं और बाद में केसेस में ऑलमोस्ट सबके पैसे भी वापस हुए। आप जिक्र कर रहे थे परिवार का, एक हम जो पुलिस में कोई भी है इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि दोनों चीज़ों को, फैमिली लाइफ को और प्रोफेशन को बैलेंस करना एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन साथ में जो और भी बड़ी बात आपने जिक्र की कि पुलिस भी हमारा परिवार है और आपकी हमेशा चेष्टा रही है कि आपके थाने में या आपके आसपास जो भी आपके जूनियर्स रहे हैं, आप उनमें जो सेंस है फैमिली उसको इनकलकेट करने के लिए हमेशा कार्यरत रहे हैं। इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। जब तक जीवन में कुछ मूल्य नहीं होंगे तो आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। आप कोई भी सेवा करते रहें, कोई भी सर्विस करते रहें, जब तक कुछ एक आधारभूत आपकी जीवन की कुछ विशेषताएं नहीं होंगी तो फिर उसका आप है ना आपको एक संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। तो यही बात रहती थी कि बीच बीच में मैं सबसे पूछता रहता था। एक बार का एक बड़ा एक रोचक एक किस्सा है, समयपुर बादली में मैं पूछ रहा था वैसे ही कि छुट्टी कौन कौन लोग काफ़ी टाइम से नहीं गए। तो एक कांस्टेबल ने बड़े एकदम से हाथ उठाया, जी मैं नहीं गया हूँ, 6 महीने से छुट्टी नहीं गया हूँ। मैं कहा क्यों नहीं गए हो? उसने कहा जी मेरे पास, मैं मुंशी हूँ रिकॉर्ड में और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, मैं छुट्टी नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने कहा जो अपने परिवार का नहीं हो सकता वो डिपार्टमेंट का कैसे हो सकता है? जो परिवार से नहीं जुड़ा हुआ है वो डिपार्टमेंट का अंदर से मन से कैसे जुड़ पाएगा? पता चला कि पेरेंट्स गांव में रहते थे, छुट्टी नहीं जा रहा था। उसी टाइम पे उसने रोना शुरू किया, उसी टाइम छुट्टी उसको दी गई। उस टाइम वो एक्चुअली हम जब तक जुड़ेंगे नहीं अपने परिवार से, बाकी चीज़ें सब बेकार हैं। अगर हम, हमारा परिवार है, हमारा समाज है जिसने हमें इतना कुछ दिया है, ये कोई कहे कि मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ तो वो एक बहुत बड़ी
एक झूठ होगा, एक ट्रुथ नहीं है, क्योंकि आप अकेले हो ही नहीं सकते। समाज है, आपके परिवार है, आपके मित्र हैं, आपका जो डिपार्टमेंट है, प्रकृति है, ये टोटल एग्जिस्टेंस है, वो आपके सपोर्ट में रहता है, तभी आप कुछ कर पाते हो। और आपका एक पॉजिटिव स्टेप है, आपके साथ है ना मल्टीफोल्ड आपको सपोर्ट मिलेगा चारों तरफ से। तो ये चीज़ें ना हमारे अंदर अगर रहेंगी तो फिर है ना हम डिपार्टमेंट में या जहाँ भी हम काम कर रहे होते हैं पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आपकी और प्रतिभाओं में से एक प्रतिभा ये भी है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं सर, और प्रवाहिका एक आपका कविता संग्रह है जो पाइपलाइन में है, वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स। उसके बारे में उसकी कुछ चंद लाइनें अगर आप हमें सुनाना चाहें। मेरी कविता संग्रह की कविता की कुछ लाइनों से आरंभ करना चाहूँगा। जी। मीन चक्षु है लक्ष्य तुम्हारा, तुम शर साध प्रहार करो, पुनीत प्रणय परिलक्षित कर, यह मार्ग बाधा पार करो। हे सिद्धार्थक तुम एक निष्ठ हो, चिन्हित कर लो वांछित छोर, फिर हो एकाग्रचित निश्चित, बिंदु विशेष पर वार करो। अद्वितीय है, अतुल है तू, है सामर्थ्य तुझमें अपरंपार, कर चरण वंदना ईश्वर की, भर तू नभ भेदी हुंकार, निश्चल निष्ठा तू साध्य श्रम, लक्ष्य एक सर्वोच्च परम, शीश झुकाकर धरा को, फेंक दे चक्का सीमा पार। ये जो कहानी है ये एक्चुअली मैं जब SHO सदर बाजार था तो उस टाइम पे कुछ बस अपने आप ही अंदर से कुछ होने लगा, तो एक कविता मेरी सदर बाजार के ऊपर एक कविता मैंने लिखी कुछ। तो वहाँ मैंने अपने सीनियर अफसर संजय सेन साहब मेरे ACP थे, सिंधु पिल्लई मैडम DCP थी, और संदीप गोयल साहब जो NCP थे, वो सब बैठे हुए थे। तो मैंने उनको दिखाया, तो संदीप गोयल साहब कहते हैं कि आपने कहाँ से लिखवाई है? मैंने कहा सर मुझे जवाब मिल गया है और मुझे लगता है कि मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जी। तो वो फिर जगह जगह लगी। सदर बाज़ार में एक टीवी चैनल, बड़ा एक इम्पोर्टेंट टीवी चैनल था, उसने पूरा उसको लाइव कवरेज दिया। मेरे पास फ़ोन आए, मुझे लगा कि मैं ठीक रास्ते पे हूँ। वहाँ से शुरुआत हुई। और दिनेश रघुवंशी जी हैं, मेरे परम मित्र हैं, बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। तो उन्होंने मुझे एक जो इनिशियल जो स्टार्ट होता है उसमें मेरी काफ़ी सहायता की। और फिर धीरे धीरे सब कुछ कविताएं, मेरा मानना है कि कविताएं तो घटित होती है, हम उसको लिख नहीं सकते। हम अंदर घटित होती हैं। हाँ बिल्कुल, हम चाहें कि आज मैं कुछ लिखूं, ऐसा नहीं होगा। वो भाव अंदर से ही आएंगे, और वो भाव आएंगे, वो सही तरह से शब्दों का एक सामंजस्य स्थापित होगा, वो कविता का रूप लेगा। कैसे लेगा मुझे कई बार पता नहीं चल पाता है। मेरा लिखा हुआ था कि ये मैंने कहाँ से लिखा, तो मुझे लगता है कि ये सब अंदर से होती है चीज़ें। अंतः प्रेरणा। हाँ, वो प्रेरणा है, वो कहीं से आती है। और बस मैंने जो अंतर शक्ति के जो संदेश हैं उनका अनुपालन किया है। पोस्ट रिटायरमेंट आपका क्या प्लान है? जहाँ तक कुछ बात है सोशल समाज से लिया हुआ है, तो समाज को जो भी कुछ दे पाऊँगा वो कोशिश रहेगी। मैं मेरे गांव में बच्चे हैं, उनको इस बारे में कोचिंग की बात है, उनके एडमिशन्स की बात है, सर्विस की बात है, तो जितना संभव प्रयास होगा वो मैं करूँगा। और जो मुख्य बात है मैं आपको जो बताना चाहूँगा, जो योग साधना की बात है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, मूल लक्ष्य हमारा यही है। हम भटकाव में रह रहे होते हैं, तो जो मेन जो आपका टारगेट है वही है जी। अब उसी के लिए मुझे पूरा समय मिलेगा जी। जो अभी वर्तमान में जो जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स हैं और जो हमारी आम जनता है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? जो हमारे जो नए ऑफिसर्स, जो नए स्टाफ जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें जो ऊर्जा है उसका अथाह भंडार है जी। भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, लेकिन थोड़ा सा एक मेरा इस बारे में रिजर्वेशन है कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो चैनलाइज्ड नहीं है, स्कैटर्ड है, इधर उधर फैली हुई है। उसको एक रेखा में, एक फोकस के साथ में उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है। इसमें हमारे पास साधन बहुत हैं, लेकिन है ना वो अंतर शांति जो है ना वो कहीं अब जी, जो स्थायित्व था, जो फोकस था, ठहराव था, वो अभी है ना वो ऐसा लग रहा है कि वो विलुप्त होता जा रहा है। सोशल मीडिया का एडवेंट है, देन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी
हैज़ एंटर्ड द सीन, तो आज की प्रेजेंट जनरेशन के लिए इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। पहले जो परेशानियाँ होती थी, इट वाज द स्कैरसिटी। आज के लिए दिक्कत है एक्सेस, कहीं ना कहीं एक्सेस जो ऑफ रिसोर्सेज है या जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, एवेन्यूज़, वो ज़्यादा अवेलेबल हाँ हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और जो ज़्यादा सोर्सेज हैं उसमें भटकाव की संभावना भी रहती है। जी। अब हम है ना वर्चुअलिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सब जी। कुछ है ना वर्चुअल होता जा रहा है। जी। जो आपकी जो रियलिटी है ना वो कम होती जा रही है। हम अंदर से कुछ हो रहे हैं, जी। बाहर से कुछ होते जा रहे हैं, और ये जो गैप है ना बढ़ता जा रहा है। जी। हम अभिनय ही करते जा रहे हैं, जितना अभिनय करेंगे उतना ही वास्तविकता से दूर होंगे। जब वास्तविकता हम कोशिश करें कि हमारे अंदर से जो हो वही बाहर आए, जितना गैप रखेंगे उतने ही हम परेशान होंगे। अभी फिगर्स हैं, आप बाहर की कंट्रीज़ की बात करते हैं, हम अपने यहाँ की बात करते हैं। ये बिल्कुल मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आप कहीं से भी सचेत करने वाली बात है कि अगले 5-6 साल में ऐसा माना जा रहा है कि ये जो डिप्रेशन है और जो एंग्जाइटी है और ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो एक बहुत ज़्यादा एक उस पर बढ़ने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि अपने भारतवर्ष में हर तीसरा आदमी अवसादग्रस्त होगा अगले 5 साल में। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा बात कि जो डर है ना, उस डर को निकालें अपने अंदर से। ये डर हमेशा भविष्य के लिए ही होता है, और भविष्य का कुछ नहीं पता क्या होगा। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसके लिए हम डरते रहते हैं। और ये आप बिल्कुल मान के चलें कि ये बिल्कुल मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। ऐसी दुनिया भर की बातें हुई हैं जो जिनकी टेंशन में ना रह के, इवन मुझे एक स्टेंट डला था 2007 में, वो भी मुझे लग रहा है कि वो टेंशन की वजह से। इतनी टेंशन होती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सब ठीक होगा, आप शुद्ध मन से काम करें। वैचारिक शुद्धता की बात करता हूँ मैं आपसे, विचार से आप शुद्ध हों, बाहर से दिखावे के लिए नहीं है। आप एक बाहर से हम कुछ भी बोलते रहेंगे, जब तक हम अंदर से शुद्ध नहीं होंगे, हमारे कर्म बाद की बात है। हम जो कार्य करेंगे वो सबको दिखेगा, जो अंदर घटित हो रहा है वो किसी को नहीं दिखेगा। हम अपने दुश्मन हैं सबसे बड़े। अगर हम इस तरह के अशुद्धि विचारों की अपने पास रखते हैं तो वो हमें प्रभावित किए बगैर रहेगी नहीं। बस मैं मानता हूँ कि आप जैसे अंदर से हैं, कोशिश करें उतना ही बाहर से दिखें। चारों तरफ होगा, उनके लिए एनकरेजमेंट, बिल्कुल एनकरेजमेंट रहेंगे। वो एक चुंबक का काम करेगी, आपके आसपास है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। जी सर, आज आप हमारे मंच पर आए और आपने अपने जीवन के जो पुलिस के कार्यकाल के अनुभवों को हम सभी के साथ साझा किया, और जो मैसेज था गोइंग बैक टू योर सेल्फ, कनेक्ट टू योर ओरिजिनल सेल्फ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके भावी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपको विदा देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबको प्रणाम, नमस्कार।